हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे हो। बताइए कैसे हो कमेंट बॉक्स में। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई, बताइए। आज 12 जुलाई के करंट अफेयर्स लेकर के मैं आ गया हूँ आपके सामने। 12 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने देखने वाला हूँ और इसमें कुछ मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपके सामने इसमें देखूँगा। आपको बता दूं कि यूपीपीएससी, एसएससी, वीडियो, सीएचएसएल और सीजीएल जितने सभी एग्ज़ाम होते हैं, ये इन सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास यूजफुल होने वाली है और इसमें मैं बहुत ही आपके सामने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं। और आपको बता दूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखा करो बस। और अगर आपको लगा करे कि वीडियो में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ करके भी देख सकते हो, जिससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट भी मिलेगा। तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ मैं पहले समाचार के साथ। इसमें पहला समाचार है, नारी अदालतों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित पहली न्यूज़ है इसमें कि सरकार जो है महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसमें वह जो वैकल्पिक विवाद होते हैं महिलाओं के, उसके समाधान के लिए महिलाओं की अदालतों का एक मंच तैयार करने जा रही है सरकार। इसमें बता दूं आपको कि यह एक अभूतपूर्व पहल है जो ग्रामीण स्तर पर स्थापित केवल महिलाओं के लिए होगी। इसमें केवल महिलाओं की अदालतें ही होंगी और यह जो पहल है इसमें घरेलू विवाद, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने वाले जैसे मुद्दों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान का मंच इसमें प्रदान किया जाएगा। और जो वर्तमान में पारंपरिक न्यायिक प्रणाली है उसके बाहर इसके अंतर्गत समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिसके द्वारा सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक न्याय प्रदान करना होगा। इसमें सरकार का जो लक्ष्य होगा महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक न्याय प्रदान करना होगा। आगे देखते हैं, दूसरी न्यूज़ है इसमें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एकलव्य लॉन्च किया है। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसने एकलव्य लॉन्च किया है, एक ऐप है शायद। इसमें देखते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी NLU दिल्ली ने हाल ही में एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल शुरू की है, एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम। इसका मतलब एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम। आपको बता दूं कि इस योजना का जो उद्देश्य है NLU दिल्ली की सहयोग की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और पारंपरिक कानून की डिग्री के बिना, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पारंपरिक कानून की डिग्री के बिना व्यक्तियों की विशेषज्ञता और विविध दृष्टिकोण को आकर्षित करना है इसका उद्देश्य। आगे न्यूज है, रक्षा समाचार से संबंधित है इसमें। आगे न्यूज कि भारत और अमेरिका संयुक्त ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से अवैध ड्रग शिपमेंट को रोका है। भारत और अमेरिका ने संयुक्त ऑपरेशन जिसका नाम है ब्रॉडर स्वार्ड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से अवैध ड्रग के शिपमेंट को रोका है। आगे और इसमें विश्लेषण को देखते हैं। इसमें आपको बता दूं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हाल ही में ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड में शामिल हुए हैं, जो एक बहुपक्षीय एजेंसी ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम यानी IMS के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध शिपमेंट को रोकना है। और जून 2023 में चलाए गए ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए आने वाली अवैध और अस्वीकृत प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के 500 से अधिक शिपमेंट को रोका गया है इसके द्वारा। आगे देखते हैं, आगे है न्यूज अर्थव्यवस्था से संबंधित है इसमें कि वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध प्रत्यक्ष और कर संग्रह 16% बढ़कर के 4.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आयकर विभाग के अनुसार जो वित्त वर्ष 2024 है इसमें शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 4.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आगे देखते हैं, इसमें बता दूं आपको कि आयकर विभाग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 4.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देती है। आयकर विभाग के अनुसार यह संग्रह पूरे 23-24 वित्तीय वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमान का 26.05% दर्शाता है, जो 18.23 लाख करोड़ रुपए निर्धारित है। ठीक है, आगे न्यूज है इसमें बैंकिंग समाचार से कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO 12 जुलाई को खुला। जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका IPO 12 जुलाई को खोला गया है। आगे देखते हैं इसमें देखिए कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO इस सप्ताह सदस्यता स्वीकार कर देगा। पूरे भारत में उपस्थिति के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शीर्ष लघु वित्त संस्थानों में से एक है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2010 में इसने NBFC के रूप में काम करना शुरू किया था और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कम सेवा वाले और असेवित क्षेत्रों में सूक्ष्म ऋण की पेशकश पर ध्यान केंद्रित किया था इसने। आगे देखते हैं PNB ने IVR आधारित UPI समाधान पेश किया है। UPI 123 पे UPI 123 पे देखते हैं इसमें कि राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने IVR पर आधारित UPI समाधान जिसका नाम है UPI 123 पे लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पेशकश डिजिटल पेमेंट विजन 2025 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत को कैशलेस और कार्डलेस समाज की ओर प्रेरित करना है। ठीक है, जो इस पहल का उद्देश्य है या लक्ष्य है, भारत को कैशलेस और कार्डलेस समाज की ओर प्रेरित करना है। आगे महत्वपूर्ण समाचार दिन समाचार से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है और उसकी तिथि और महत्व के बारे में देखते हैं। इसमें आपको बता दूं कि मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की महिला थी उससे संबंधित है और इसे डिटेल से देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा के लिए पाकिस्तानी वकील और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति मलाला यूसुफजई, जो सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, वो मलाला यूसुफजई हैं। याद रखना कि बहादुरी और सक्रियता का सम्मान करने के लिए हर साल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस घोषित किया गया है और मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2023 पर मलाला यूसुफजई कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ को संबोधित करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है 2023 का, उसे मलाला यूसुफजई कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ को संबोधित करेंगे। ठीक है, और यह विशेष दिन पहली बार 2013 में मनाया गया था, जब मलाला पर तालिबान के द्वारा हमला कर दिया गया था। आगे राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस देखते हैं कब मनाया जाता है। नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई यानी 10 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। और यह एक वार्षिक उत्सव है जो एक स्थायी और सफल मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में मछली किसानों, जलीय कृषि उद्योग के पेशेवरों और अन्य हितधारकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान और सराहना करने के लिए 10 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और इस वर्ष राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 2023 पूरे देश को मछली किसानों के अमूल्य योगदान और जिम्मेदार जलीय कृषि प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। आगे देखते हैं इसमें नंबर 9 न्यूज है कि रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 यानी रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, और 2023 में मनाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को रेत और धूल तूफान यानी SDS से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। ये 12 जुलाई को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और स्थिरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, स्वास्थ्य और स्थिरता के बारे में। और इस दिन का उद्देश्य SDS के गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं रैंक और रिपोर्ट समाचार से संबंधित है कि 2023 फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। याद रखना, जो फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची जारी की गई है उसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और इसमें देखते हैं डिटेल से कि फोर्ब्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची जारी की गई है। अमेरिका की 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की इस प्रतिष्ठित सूची में 4 भारतीय मूल की महिलाएं
जिनका नाम है सभी का जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नेहा नरखेड़े और नीरजा सेठी ने इस सूची में जगह बनाई है। भारतीय मूल की हैं यह सभी। और जयश्री उल्लाल और इंदिरा नूई सहित 4 भारतीय मूल की महिलाओं ने फोर्ब्स की अमेरिका की 100 सूची में स्थान बनाया है और जिनकी कुल संपत्ति है 4.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ है इसमें। भारत 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि 2075 तक भारत जो है अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसके बारे में कहा है गोल्डमैन सैक्स, जो ये गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट आती है उसके द्वारा कहा गया है कि भारत जो है अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे देखते हैं इसमें कि गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और रिपोर्ट बताती है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाएगा और 2075 तक 52.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2075 तक, जो अभी भारत का 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक बनने का लक्ष्य है। इस टाइम भारत की जो जीडीपी है 3 से लेकर के 3.5 या समथिंग 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है इंडिया की। और उम्मीद है कि चीन 2030 तक अमेरिका को पछाड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे देखते हैं इसमें आगे न्यूज़ है कि भारत डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा रैंकिंग में आगे बढ़ा, पारदर्शिता पर 100% स्कोर प्राप्त किया है भारत ने। भारत जो है डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा रैंकिंग में आगे बढ़ा है और पारदर्शिता पर 100% स्कोर प्राप्त किया है। आगे देखते हैं इसमें कि एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी UNESCAP द्वारा दिए गए नवीनतम वैश्विक विश्लेषण के अनुसार भारत ने डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। और आगे देखते हैं इसमें कि सर्वेक्षण 140 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार सुविधा उपायों का मूल्यांकन करता है। जो सर्वेक्षण है 140 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार सुविधाओं का मूल्यांकन करता है और भारत 2021 में 90.32% की तुलना में 2023 में 93.55% के स्कोर के साथ एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरा है। आगे देखो ये मोटिवेशन लेख है कि याद रखना, मेरे साथ बोलिए, अपने अंदर बोलिए और ये बोलिए हर समय, इसको दिल में सजा करके रखिए कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आगे देखते हैं आगे न्यूज़ है इसमें नियुक्ति से संबंधित है कि OCA ने शेख तलाल को नया अध्यक्ष बनाया है। जो OCA है उसने शेख तलाल को नया अध्यक्ष बनाया है। इसमें देखते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबहा, देखो कितना छोटा नाम है, तलाल फहद अल अहमद अल सबहा को एक वोट के बाद एशिया ओलंपिक परिषद यानी OCA का नया अध्यक्ष चुना गया है, एशिया ओलंपिक परिषद का। और शेख तलाल ने अपने बड़े भाई शेख अहमद अल फहद अल सबहा की जगह ली है, जिन्होंने 2021 तक 30 वर्षों तक OCA का नेतृत्व किया। जब उन्हें जिनेवा के एक अदालत में जालसाजी का दोषी पाए जाने पर कम से कम 13 महीने की सज़ा सुनाई जाने के बाद पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, इस कारण से इन्होंने उनकी जगह ली है। आगे देखते हैं योजनाओं से संबंधित है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की मिशन की शुरुआत की है। एनीमिया के बारे में बता दूं कि एनीमिया जो रोग जब शरीर में होता है, बॉडी में होता है, तो इसमें उसकी ब्लड की कमी हो जाती है, यानी जब हीमोग्लोबिन की ब्लड में कमी हो जाती है तो उस वजह से एनीमिया का होना, एनीमिया का हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया का कारण बनती है। आगे देखते हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन यानी NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया है। और इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे न्यूज है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कि डेल ने भारत में AI स्किल लैब लॉन्च करने के लिए इंटेल से हाथ मिलाया है। डेल ने भारत में, जो डेल कंपनी है जिसके लैपटॉप वगैरह आते हैं, ने भारत में AI स्किल लैब लॉन्च करने के लिए इंटेल से हाथ मिलाया है, जो इंटेल कंपनी है उससे। आगे देखते हैं। डेल टेक्नोलॉजीज और इंटेल ने तेलंगाना संस्थान में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। और साझेदारी का उद्देश्य इंटेल के AI फॉर यूथ कार्यक्रम को, जो इंटेल का कार्यक्रम है AI फॉर यूथ कार्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत करके डिजिटल कौशल अंतर को पाटना और तेलंगाना में लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में छात्रों को सशक्त बनाना है। इसमें आगे न्यूज है कि भारत ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मसौदा और रोड मैप का अनावरण किया है। जो भारत ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मसौदा और रोड मैप तैयार किया है, यह महत्वपूर्ण कदम है, भारत का पर्यावरण से संबंधित है। यह इसमें देखते हैं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण और भंडारण के लिए अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मसौदा और रोड मैप का अनावरण किया है। इस रोड मैप का जो मुख्य उद्देश्य है कुशल, सुरक्षित और लागत कुशल हाइड्रोजन भंडारण को बढ़ावा देना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में इसे व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है हाइड्रोजन, तो इससे बहुत अधिक फायदा होने वाला है पर्यावरण को। आगे देखते हैं। आगे न्यूज है पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित। अभिषेक चौधरी की वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977। अभिषेक चौधरी वाजपेयी की जो पुस्तक है द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट यानी 1924 to 1977, इसके बारे में देखते हैं कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों को अभिषेक चौधरी की एक नई जीवनी यानी वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 में दर्शाया गया है और पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक में 2023 में जारी की गई थी। पिकाडोर इंडिया द्वारा यह पुस्तक जो है 2023 में जारी की गई थी। यह पहला खंड 1924 से 1977 तक फैले वाजपेयी के जीवन के 53 वर्षों का वर्णन करता है। तो दोस्तों आज यह 12 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट थे, मैंने आपसे डिस्कस किए। बताइए आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें। कल मिलेंगे 13 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।